सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक अजीम चीनी फ़लसफ़ी है, उनसे किसी ने पूछा कि अगर एक कौम के पास 3 चीज़ें इंसाफ, मईशत और दिफा, ज़रा गौर से सुनिएगा, इंसाफ, मईशत और दिफा 3 चीज़ें हों किसी कौम के पास और किसी मजबूरी की वजह से किसी चीज़ को तर्क करना पड़े, यानी 3 में से किसी एक को, तो उस कौम को क्या चीज़ तर्क कर देनी चाहिए? आपको पता है उस अजीम चीनी फ़लसफ़ी का जवाब क्या था? उसने कहा कि दिफा को तर्क कर दो। फिर सवाल हुआ कि अगर बाकी बच जाने वाली 2 चीज़ों यानी इंसाफ और मईशत में से फिर किसी एक को छोड़ना हो तो क्या किया जाए? तो जवाब आया कि मईशत को छोड़ दो। उस पर जिस शख्स ने सवाल किया वो बहुत हैरान हो गया, जैसे कि आप हैरान हो रहे होंगे नाजरीन। अच्छा, उसने पूछा कि ए अजीम फ़लसफ़ी, ये आप कैसे कह सकते हैं अगर कोई कौम मईशत दिफा को तर्क कर देगी तो क्या भूख से नहीं मर जाएगी? क्या उसके दुश्मन उस पर हमला करके उसका नामो निशान नहीं मिटा देंगे? तो पता है उसने जवाब क्या दिया? उसका जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, कह रहे हो, बल्कि ऐसा होगा कि इंसाफ की वजह से उस कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद होगा और फिर उस कौम के लोग मईशत कैसे चलाएंगे, दिफा कैसे करेंगे? तो सुनो, अगर माशरे में इंसाफ होगा तो लोग पेट पर पत्थर बांध कर दुश्मन का रास्ता रोक लेंगे। यह है इंसाफ की अहमियत। और इसी हवाले से मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल भला कैसे भूल सकता है, जिसमें आपने क्या फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है लेकिन ना इंसाफ़ी की नहीं रह सकती। अदलो इंसाफ़ ही कह लें कि वो पैमाना है जिस पर मुआशरे की बका का इन्हिसार होता है। इंसाफ किसी भी मुआशरे का इस्तेहकाम की बुनियाद समझ लें। जो कौमें इंसाफ के रास्ते पर चलती हैं तरक्की की मंजिलें तय करती हैं, सरबुलंदी उनके कदम चूमती है और दुनिया में उनका नाम गूंजता है। इसकी मिसालें दी जाती हैं। और जहाँ इंसाफ को पाँव तले रोन दिया जाए, कानून की घर की बांदी समझा जाए, अमीर के लिए और गरीब के लिए और कानून हो, तनज़्ज़ुल उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। अब ऐसी रविश इख्तियार करने वाली जो कौमें हैं वो यकीनी तौर पर ज़वाल का शिकार होंगी ना, उरूज तो नहीं मिल सकता उन्हें। उनकी किस्मत में कह लें कि तबाही और बर्बादी लिख दी जाती, तबाही और बर्बादी। अब बड़े बड़े मुल्कों में देख लें जहाँ कह लें कि कानून की हुक्मरानी है, वही मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की याफ्ते आगे हैं। और दूसरी तरफ ये हमारी बदकिस्मती कह लें, बदनसीबी कह लें कि यहाँ कानून की बालादस्ती हमेशा एक ख्वाब रही है, एक ऐसा ख्वाब के जिसकी ताबीर ही नहीं मिल रही। जब से पाकिस्तान बना है कानून की बालादस्ती के वादे दावे सब हुकूमतों ने किए, एक से बढ़कर एक किए, लेकिन अमल कोई ना कर सका। और अमल के बगैर क्या होता है? दावा वादा लगता है कि झूठ बोला था, पता नहीं कोशिश ही नहीं की थी। नीयत पे भी लोग शक कर लेते हैं क्योंकि अमलन कुछ नज़र नहीं ना आया, प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आया। अब अगर देखा जाए इंसाफ करना और कानून की हुक्मरानी कायम रखना रियासत की, अगर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनमें से एक अहम तरीन जिम्मेदारी अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत का तो नारा ही खैर इंसाफ है, मतलब पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अब इस इंसाफ की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब ने 22 साल स्ट्रगल की, जिदोजहद की और ये जिदोजहद आज भी जारी है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि वो सबको कानून के नीचे ला कर दिखाएंगे। और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी कौमी असम्बली में जो पहली तकरीर की थी, याद करें, अपोजिशन से मुखातिब होकर क्या कहा था कि उन्होंने एहतजाज करना है तो एहतजाज करें, हुकूमत उनकी मदद करेगी, हुकूमत इनको कंटेनर भी देगी, खाना भी पहुंचाएगी, लेकिन किसी को क्या नहीं मिलेगा? NRO। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि कहते हैं किसी को NRO नहीं दूंगा। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 टोक अंदाज में बार बार कह लें कि वाजे कर दिया, क्लियर कर दी बात कि वो मुल्क की दौलत लूटने वालों का एक एक करके हिसाब लेंगे। अब सच्ची बात क्या है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं उनकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो कह लें कि माजी के हुक्मरानों की करप्शन सबसे बड़ी वजह। और सितम देखिए कि एक तो मुल्क को दोनों हाथों से लूटा और दूसरा लूटने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के बजाय हीरो बना दिया गया, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा दिया गया। फिर क्या होना था वही हुआ, उन लोगों ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। कोई सियासी इंतकाम की आड़ में छुप गया, कोई फरारी हो गया, भाग गया मुल्क छोड़ के, कोई ना कोई बहाना तलाश करके। और इस नाइंसाफ़ी की वजह से मुल्क की इदारे तो खसारे में डूबते चले गए ना, लेकिन रहनुमाओं के कारोबार में बरकत ही बरकत पड़ती चलेगी। पढ़नी थी ना बरकत। अब ये बरकत क्या थी ज़रा सुनिएगा। ये बरकत नाइंसाफ़ी की बरकत थी, ये लाकानूनियत की बरकत थी
और ये बात भी यहाँ पे जरा गौरतलब है कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचने की एक बड़ी वजह पता है क्या थी? मनी लॉन्ड्रिंग। अब आज आप देख लें कि हमारे ज्यादातर सियासी रहबरों पर इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और इस जुर्म में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, क्योंकि मुल्क को लूटने वालों को कानून की गिरफ्त में कोई भी नहीं ला सका, किसी में जरूरत ही नहीं थी। बड़े लोग हैं भाई, इनकी बड़ी बड़ी करप्शनें पकड़ने की किसकी जरूरत होगी? और यही वजह थी कि पॉलिटिकल माफिया भी ताकतवर से कह लें कि मजीद 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 ताकतवर होता चला गया। और इस पॉलिटिकल माफिया ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि कोई इनको जो हाथ डालने का सोचता भी था ना, पहले कांप जाता था, डर जाता था। ये मैं हकीकत बता रही हूं आप लोगों को, और काश ये सुन रहे हो, सुनते हैं, ये प्रोग्राम देखते हैं, काश ये सुने और डूब मरे। कभी आईने के सामने खड़े हो, इनके ज़मीर जागे, इनके ज़मीर इनसे सवाल पूछें, कोई इनके ज़मीर इनसे सवाल पूछें कि लोग हमसे डरते हैं। किसी से डरना बड़ी बात नहीं होती, किसी को डराना बड़ी बात नहीं होती। कोई आपकी इज्जत करे आपके किरदार को देख के, आपकी इज्जत की वजह से, आपके वकार की वजह से कोई खामोशी से आपकी बात सुन ले। किसी को डराना कोई अच्छी बात नहीं होती कि लोग आपसे खौफजदा हो जाएं। ये इंसान के लिए डूब मरने का मुकाम है कि आप किसी को खौफजदा कर दें। अपने किरदार से लोगों के दिल जीतने चाहिए कि लोग आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में खामोश हो जाएं, ना कि आपके खौफ से या आपके डर से खामोश हो जाएं। गौर कीजिएगा इस बात पे। अभी जो माजी में इदारों को रहबर अपने हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, ऐसा ही होता रहा ना। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, और नैब क्या कहता है कि वो केस नहीं बल्कि फेस देखता है, जबकि ऑपोजिशन कहती है, गिले शिकवे करती है, बल्कि कहना तो छोटा बड़े गिले शिकवे करते हैं कि इदारे केस बनाते हुए फेस ही देखते हैं, यानी बिल्कुल उलट राय देते हैं। वो कहते हैं हमें चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। जो आज ये शिकवा करते हैं कि इदारे उनके खिलाफ जानिबदारों की कार्रवाई करते हैं, उनके इस शिकवे की वजह ये समझ आती है कि आज से पहले कानून ने किसी भी बड़े की पकड़ नहीं की ना, और ना पॉलिटिकल माफिया को हिसाब देने की आदत रही है, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बाद, इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इतना ज़रूर हुआ है कि बड़े बड़े लोग बिला इम्तियाज़ एहतसाब के शिकंजे में आ रहे हैं। अब आप देख लें कि नून लीग के कायद पर संगीन नौयत की जो करप्शन चार्जेस हैं, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, और नून लीग की नायब सदर की बात करें तो उन्होंने पहले क्या कहा था कि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन वो भी फिर कई जायदादों की। पनामा केस में शरीफ खानदान ने जाली दस्तावेजात जमा कराई, एहतसाब से बचने के लिए कह रहे हैं कि हर ऑप्शन, हर रास्ता अपनाया, लेकिन जब कोई रास्ता बाकी ना बचा फिर इदारों पे चढ़ाई शुरू कर दी, और अपना हिसाब देने के बजाय इसको इदारों की इंतकामी कार्रवाई करार दिया जाने लगा। मुस्लिम लीग नून ने तो नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाकर इदारों की साख को कितना मुतासर करने की कोशिश की, नारे लगवाती थी वो, नैब न्याजी गठजोड़। अब नून लीग के कायद ने, आपको याद है कि पाक फौज के आला अफसरान पर झूठे इल्जामात लगाए, झूठे इल्जामात। शहबाज शरीफ और उनके खानदान पे भी आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगे हैं, और शहबाज शरीफ साहब अब तक जमानत की राह देख रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध पर भी जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। लेकिन इसका मैं उन्हें क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने कह लें कि मुस्लिम लीग नून की तरह इदारों पर एटलीस्ट तनकीद नहीं की। देखिए इल्ज़ामात उन पर भी हैं, केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन तनकीद नहीं की। ये एक अच्छा मैच्योर रवैया कह लें, आप कह लें कि जिस तरह जमहूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रैक्टिकली अगर जमहूरी रवैया जो है, जिसने प्रैक्टिकली सबूत देना, ये होता है जमहूरी रवैया कि इदारों को दरम्यान में ना लाएं, सामना करें अपने केसेस का। अगर आप सही होंगे तो ठीक है, बाइज्जत आपकी इज्जत भी बहाल होगी, आप सारी दुनिया देख लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इदारों पे तनकीद करना अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को कहने के मजलूम साबित करने के लिए, अवाम के कटहरे में खुद को मजलूम साबित करने के लिए, कह रहे हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, हमें तो जान के टारगेट किया जा रहा है, ये तो पर्सनल ग्रजेस हैं जो निकाली जा रही हैं, ये इंतहाई ज़्यादती है। आपने देखा है कि अगर मैं जरदारी साहब की बात करूँ या पीपल्स पार्टी में जिस पे भी कोई केस हो, कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ है, इदारों को दरमियान में नहीं लाते, जो कि इनकी मेचोरिटी अच्छी बात है। और JUI की बात अगर मैं करूँ तो उसकी आला क़यादत पर आमदन से ज़्यादा सासाजात के इल्ज़ामात हैं। कहने का मकसद कि एक तरफ सियासी क़यादत पर इतने संगीन नौयत के करप्शन चार्जेस हों और वह एहतसाब का सामना करने के बजाय इदारों को निशाना बनाए, ये किसी भी तरह से आपको मुनासिब लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ये होता है, ये हमारे यहाँ होता है। और वज़ीर आज़म जिस कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हमारे रहबर उसी कानून को अपने ताबे करना चाहते हैं कि कानून को हुक्म दे, और कानून के जी सर क्या हुक्म है आपका मेरे आका, ये चाहते हैं ये लोग। और ये करते रहे, नई चीज़ें करते रहे, माजी में अपनी मर्जी का इंसाफ करते रहे, मांगते रहे जो इंसाफ, बल्कि इंसाफ लिखवाते रहे। अफसोस के साथ कहूँगी
और जब कानून गिरफ्त करने लगा तो फिर जिन रहबरों पर मुकदमात का मैंने जिक्र किया वही लोग हुकूमत और इदारों के खिलाफ सरगर्म हो गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद कहने को तो अवामी मसाइल के हल के लिए बनाया गया था, लेकिन हुकूमत के बकौल ये इत्तेहाद NRO ना देने पर ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होने लगा है। और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि ऑपोजिशन नैब के कवानीन में तब्दीली चाहती है, जिसका सीधा सीधा मतलब अपने ऊपर कायम करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करना है, और तो कोई मतलब समझ नहीं आता। अब सियासत पे जो गहरी नज़र रखने वाले तमाम लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद अवामी एजेंडे के तहत अपने आप को लेकर चलता है तो शायद इस वक्त सियासी मंजराना कुछ और होता, लेकिन ये इत्तेहाद अपने अपने मफादात के लिए बनाया गया। अगर ऐसा होता तो कुछ और होता मंजरनामा, लेकिन अभी जो आपके सामने सिचुएशन है, यानी अपने अपने करप्शन मुकदमात से जान खुलासी के लिए ये इत्तेहाद जो वजूद में लाया गया था, कच्चा कमज़ोर इत्तेहाद, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब जगह जगह कानून की बात करते हैं, वो चाहते हैं ना कि कानून किसी का गुलाम ना, तभी तो बार बार वो बात करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हर कोई कानून के ताबे चले। और आज भी वो क्या फरमा रहे हैं कि कानून की गिरफ्त से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बनाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप जरा चला दीजिए, उन्हीं की ज़बानी सुनते कि क्या कहना था उनका। वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी जो कानून की बालादस्ती है इसका मतलब आवाम को समझ में नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने खुद बताया है कि कानून की बालादस्ती का मतलब है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। मौजूदा एहतसाब के निज़ाम को देखकर मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाता है वो सज़ा की बजाय और भी ज़्यादा प्रोटोकॉल मांगते हैं। असल में ये सोच कब पैदा होती है? ये सोच तब पैदा होती है जब कोई खुद को कानून से ऊपर समझे, बरतर समझे। और हमारे यहाँ ऐसी सोच है ना, ये तो दुख की बात है, अफसोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ ऐसी सोच वजूद रखती है। ताकतवर चाहता है कि पकड़ना तो दूर की बात, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, और अगर देखे तो फिर मैं बताऊं कि मैं ताकतवर हूं। ये होता है हमारे यहाँ, और कोई जुर्रत ही नहीं करता। वज़ीर आज़म इस बात के लिए एक बात अच्छी कि एटलीस्ट पुरअज़्म दिखाई देते हैं कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने दिया जाएगा जहां अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून हो। और इन्होंने जो अब एक और बात फरमाई कि जी जो ताकतवर है, वज़ीर साहब ने एक और बात जो फरमाई वो क्या कहते हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसीलिए वो कभी PDM जैसे इत्तेहाद का सहारा लेता है, जिसका मकसद सीधा सीधा क्या होता है कि कानून उनसे आम लोगों की तरह का सलूक ना करे। वो ख़ास लोग हैं जो चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, कानून उन्होंने ना पूछे, कोई ना पूछे कि क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ से किया, कब किया, बताओ, कोई ना पूछे उनसे। वो ये तो चाहते हैं, और उन कानून उनसे ऊपर है हमेशा, वो ये चाहते हैं। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, इसलिए ब्लैकमेल करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, जब खुद को सबसे बरतर समझेंगे तो फिर वो कुछ भी करेंगे। और वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब दो टोक अंदाज में ये बात कह चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार कह चुके हैं कि वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उनकी हुकूमत जाती तो बेशक चली जाए, लेकिन वो अपने एहतसाब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। और ये सबसे प्यारी बात लगती है मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उनको हुकूमत की कुर्सी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बंदा सच्चे दिल से पाकिस्तान की और कौम की खिदमत कर रहा है। इससे पहले आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बातें कहते हुए नहीं सुना होगा कि कुर्सी जाती है तो जाए, हुकूमत जाती है तो जाए, इक़्तिदार जाता है तो जाए। ये बातें दिल से निकलती हैं और दिलों को छूती हैं। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का मज़ीद क्या कहना था आपने वो भी सुना। शेख रशीद साहब का क्लिप होगा, ज़रा वो चलाइएगा जी। तो शेख साहब हमेशा बड़ी अच्छी बातें कर देते हैं, बड़ी खरी बातें कर देते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर देते हैं। और इनकी बात करने का अंदाज शायद ऐसा है कि बात ये आम बात भी करते हैं तो बड़ी डिस्कस होती है, बड़ी खूबसूरती से बात कर देते हैं, सादगी से कर देते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कहाँ है PDM। पहली बात तो ये कि मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि खोखला इत्तेहाद है, मतलब आप आवाम के कंधे, आपका मकसद क्लियर नहीं ना। जरा सोचें कि आवाम को कहा गया तो हम तो आपके लिए बाहर निकले हैं, ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, अवाम बेचारी ये, अवाम बेचारी वो, अवाम महंगाई में पिस गई, अवाम गुर्बत में पिस गई, अवाम से घरों के वादे किए गए थे, अवाम से ये वादे किए गए थे, पूरे नहीं किए गए। बेसिकली अवाम का दुख इनको कितना खाए चला जा रहा है। अवाम सबसे अच्छी तरह से आपको समझती है। अगर सबसे अच्छी तरह से आप हुक्मरानों की जो रह चुके हैं यहाँ पे माजी में, आप जो सियासतदान अब जो ऑपोजिशन में बैठे, जिनको इक़्तिदार की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी थी कि आप किसी और को इक़्तिदार में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको सर मत्थे से दुखता है वो बंदा जिसका नाम इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जो मुल्क के लिए सोचता है। तो आप जैसे लोगों को जितना अवाम समझती है ना, मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी नहीं समझता। अगर सोच है आपकी कि अवाम को पागल बनाएंगे, वह खत्म हो गया। अवाम आपकी नफ्सियात से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है। आधी अवाम को आपने नफ्सियाती कर दिया,
अपनी हरकत की वजह से, झूठे वादे, झूठे दावे, कुछ ना कर सके आप मुल्क के लिए। ये बेड़ा गर्क करके मुल्क आपने रख दिया। इतने सालों से आपकी हुकूमतें हैं, 3-3 बारियां सबने ली, और उसके बाद फिर आप जो 3 साल भी नहीं जिनको हुए उनको आप कहते हैं कि हर चीज के जिम्मेदार आप हैं। सबसे ज्यादा नाइंसाफी आपकी ये है कि आप हर चीज का मलबा उस बंदे पे डाल देते हैं, उनकी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। खुद कहते हैं कि वो नए हैं, खुद कहते हैं कि उनको पहली बार हुकूमत मिली है। तो आप लोग तो मंजे हुए खिलाड़ी थे ना सियासत के। तो 3-3 बारियों में क्या किया पाकिस्तान के लिए? कर्जे चढ़ा के चले गए। और जो 2.5 साल पहले आए, जिनको 3 साल भी नहीं हुए पूरे, उनके बारे में आप कहते हैं कि सारे मसले जो पाकिस्तान के हैं वो इस हुकूमत की वजह से हैं, जो कि अभी 2.5 साल पहले आई है। इतनी नाइंसाफी की बात है। और शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोग कैश करवाते हैं सिचुएशन को। तो आज मैं सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि अब भी वक्त है, अब भी संभल जाएं। रमज़ान का महीना तो वैसे ही बड़ा बरकतों वाला महीना होता है। अल्लाह ताला मगफिरत के दरवाजे खोल देता है। अब भी अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली बच्चों के बच्चे आने वाली नस्लों के लिए ना सोचें, मुल्क के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें। ये सियासत जो है ना, ये वाकई इबादत है। अगर आप इसको इबादत समझ के करेंगे तो आप खुद बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे। अब भी वक्त है, सोचिए। हर सिचुएशन को कैश करवाने की कोशिश ना कीजिए। मुल्क के लिए सोचिए, कौम के लिए सोचिए, जैसे अपने और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। एक और क्लिप होगा, खुरम लगारी साहब का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। सुना आपने कि अब आपको पता चला कि हुकूमत पर किस तरफ से दबाव डाला जा रहा है। ये सब देखकर आपको पता चल गया होगा कि मौजूदा हुकूमत के लिए इंसाफ के रास्ते पे चलना कितना मुश्किल है, कितना कहने के दुश्वार बनाया जा रहा है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि निज़ाम अदल कायम करना आसान नहीं है। ये PTI के रुकने पंजाब असम्बली खुरम लगारी साहब हैं, जो किसी और को नहीं, अपनी हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। इनका दावा क्या है जी कि 3 ग्रुप के अरकान की जो तादाद है वो 60 से 70 अरकान तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 10 अरकान जो है वो खुद कुछ बमबार हैं। और क्या कह रहे हैं जी कि अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला तो बजट से पहले हुकूमत के खिलाफ खुद कुछ धमाका हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि जी अगर इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। क्या कहूँ, अफसोस सद अफसोस। गरीब पर क़यामत टूट जाए तो अवामी नुमाइंदे पलट कर भी नहीं पूछते। और यहाँ सिर्फ जहांगीर तरीन की तलबी पर धमकियाँ आ रही हैं, वो भी सियासी धमाकों की। मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि हुकूमत को किसी दबाव में नहीं लाना चाहते, फिर साथ ये भी कहते हैं कि हुकूमत मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना करे। ये तो खुला तजाद हो गया ना, कि मतलब एक तरफ आप दबाव नहीं डाल रहे हैं, फिर तड़ियाँ लगा रहे हैं, खुद कोई कुछ कह दे या किसी के मुंह से कहलवा दे, बात तो एक ही हो गई ना। कोई किसी की मोहब्बत में ऐसे तो नहीं मारा जाता। वो कहते हैं ना कि आजकल तो कोई किसी को अपना जुकाम नहीं देता, तो कोई किसी के हक में इतने बयानात कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस चीज़ के एवज दे रहे हैं? वाला तो गर्दिश करते हैं। राजा रियाज साहब का क्लिप होगा, जरा वो भी चलाइएगा। तो 3 FIR। अच्छा, अब ये जो मुलाकातों की बातें हो रही हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, इस पर जाहिर बात है कि अपोजिशन वाले तो शोर मचाएंगे और वो सीधी सीधी एक ही बात करेंगे कि जी उनको NRO दिया जा रहा है। लेकिन अब इस पर एक सवाल है ना कि एक एक करके जो लोग बाहर आए हैं, अब कितने लोग हैं जेल में जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन में कितने लोग अब जरा काउंट करें कि जेल में हैं। तो अगर वो लोग एक एक करके बाहर आए हैं तो क्या फिर उनको भी NRO मिला है? फिर तो ये सवाल है कि फिर सारों को NRO मिल रहा है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। अब ये आपके सामने पूरी सिचुएशन है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके फैलाव में कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। और मुल्क में जो मजमूई तौर पर अब तक कोरोना वायरस से 7,72,381 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 16,600 ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अच्छा, सरकारी वेबसाइट क्या बताती है, उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में मज़ीद 5,499 अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं और 147 मरीज़ इंतकाल कर गए। अभी वबा की जो तशखीस है, इसके लिए 19 अप्रैल को मजमूई तौर पे 47,301 टेस्ट किए गए थे और जो फ़ाल केसेस हैं वो 83,162 तक पहुंच गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का मैं आपको याद करूँ, पहला केस 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद वबा के फैलाव में उतार चढ़ाव भी जारी है और अब तक बीमारी की 2 लहरें देखी जा चुकी हैं। अब ये तीसरी लहर इसका सामना कर रहे हैं। तीसरी लहर का फैलाव अभी जारी है। केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है और कारोबारी जो सरगर्मियाँ उनके औकात भी महदूद कर दिए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, उनका क्या कहना है
असद उमर साहब का कि कोरोना के फैलाव के बायस पाबंदियां बढ़ाना पड़ेंगी और इस हवाले से मजीद फैसले कर लिए जिनका ऐलान जुमे को करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था वो भी मैं ज़रा शेयर कर दूँ। वो मजीद कहते हैं कि मुल्क में जो कोरोना की सिचुएशन है, सूरत हाल है, बहुत संगीन हो चुकी है। कराची, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद और पेशावर से में जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई है, यानी डबल हो गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टास्क फोर्स और प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लम्हा बलम्हा में आगाह करते रहते हैं कोरोना की सिचुएशन पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती चली जा रही है और असद उमर साहब की अब ये जो हालिया जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जी ये तकरीबन दोगुना हो गई, यानी डबल हो गई शरह। तो ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। जी, ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये जो है ये पुराना वाला वायरस से काफ़ी मुख्तलिफ है जी। इसमें उस जगह पे म्यूटेशन हो चुकी है जिस जगह से ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में, उसकी वजह से ये बहुत आसानी से दाखिल हो रहा है और बहुत आसानी से फैल रहा है इंसानी जिस्म के अंदर। तो ये जो है ये B117 जो वैरायटी है जो डोमिनेट कर रही है। कराची में हमने हमारे यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर और हर हफ्ते उन म्यूटेशंस का जायज़ा ले रहे हैं जो उन तब्दीलियों के ये हो रही हैं। तो ये जो है ये B117 जो है ये बहुत ही ख़तरनाक म्यूटेशन है और तकरीबन कराची में मैं बता सकता हूँ आपको कि 40% से ज़्यादा केसेस जो हैं अब इस वाले म्यूटेशन की वजह से हैं, ना कि वो पुराना वाला जो चाइना से वायरस हासिल हुआ था उसकी वजह से। तो काफ़ी तेज़ी से ये तब्दील हो रहा है और इसकी वजह से ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन आते आते भी कम से कम 6 महीने से 12 महीने लग सकते हैं इससे पहले कि 15-16 करोड़ अफराद वैक्सीनेट हों। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम एहतियात करें। अच्छा, ये आपने वैक्सीन का जिक्र किया, अभी जो पाकिस्तान में जो जितनी भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है इनमें कौन कौन सी वैक्सीन हैं और पाकिस्तान जो अपनी वैक्सीन बनाना शुरू करेगा कब तक वो हो सकता है? जी, यहाँ पे सबसे पहला ट्रायल जो शुरू हुआ था वो ये 2 वैक्सीन्स हैं। एक सिनोफार्म है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में हमारे इदारे में इसका ट्रायल हुआ और यही हुकूमत ने बड़े पैमाने पे चुनी है इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा जो है वो कैंसिनो बायो है जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ट्रायल हुआ और ये भी हुकूमत ने चुना है इसको इंपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा और भी इंपोर्ट्स होने की बातचीत हो रही है, कुछ इंपोर्ट्स हो रही हैं जैसे कि स्पुतनिक 5 है जो रशियन वैक्सीन है वो है, और जो दूसरे जो वैक्सीन्स हैं एस्ट्राजेनेका और दूसरी वैक्सीन्स उनके सिलसिले में भी इंपोर्ट होने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा इस वक्त आ रही हैं पाकिस्तान में वो ये 3 वैक्सीन्स हैं, 2 चाइनीज़ और एक ये स्पुतनिक 5, ये 3 वैक्सीन्स प्रीडोमिनेट कर रही हैं। और ये लेकिन फिर भी इनकी मिक़दार जो है बहुत कम है जो हमें मिल रही है क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत दुनिया भर में डिमांड बहुत ज़्यादा है और इस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो बनाने की इसकी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि 6 महीने से 12 महीने लग सकते हैं इससे पहले कि आपकी 15 करोड़ अफराद या इससे ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाएं। अच्छा, ये जी डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कीजिए। एक खुशखबरी है कि क्या? एक दवाई ईजाद हुई है जिसका नाम मोलनुपिराविर है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका में अभी रिपोर्ट हुए हैं। मर्क एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 बहुत सक्सेसफुली किए हैं और ये देखा है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है उनको अगर ये दी जाए तो बहुत तेज़ी से जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो कम होते हैं जिस्म में और रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। इसके फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अब होने जा रहे हैं और अगर ये भी कामयाबी से हो जाते हैं तो ये उम्मीद की किरण अब सामने आ रही है। वैक्सीन तो सिर्फ आप प्रिवेंट करती है, आपको कोरोना वायरस ना हो, अगर या हो तो शिद्दत से ना उसकी इंटेंसिटी कम हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कोई दवाई नहीं थी पहले, अब ये दवाई भी सामने इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंशाल्लाह ठीक है सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये अब एहतियात के लिए भी ज़रा कुछ बता दीजिएगा। आप तो गहरी नज़र रखते हैं और आप तो मैं कहती हूँ कि रोज़ की बुनियाद पर, क्या आप तो हर मिनट की बुनियाद पर, हर घंटे की बुनियाद पर जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आती होंगी आपके नॉलेज का हिस्सा होती होंगी वो आप खुद को भी अपडेट करते रहते होंगे। इसके लिए जो कहा जाता है कि गर्म पानी अगर आप डेली पिएँ दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार, मतलब ऑलमोस्ट 1 लीटर कहा जा रहा है या ½ लीटर एटलीस्ट
2 दफ़ा बड़ा बड़ा जैसा ये बड़ा कप होता है भर के आप पी लें, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि बचा जा सकता है मास्क के अलावा। क्योंकि प्रैक्टिस में कोई ऐसी चीज़ें, डाइट में कोई ऐसी चीज़ें शामिल कर ली जाए, लाइक मल्टी वाइटामिन खाई जाएँ, विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए, विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ चीज़ें अगर आप थोड़े टिप्स देना चाहें कि अगर बीमारी खुदा न खासा हमला करती भी है तो आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो कि आप उससे लड़ लें, उतनी शिद्दत के साथ वो हमला ना हो। जी, अगर आप सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो उससे आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि पुदीना है, पुदीने के अंदर कुछ ऐसे मुरक्कबात हैं, उसकी अगर आप चटनी खाएं तो वो आपके अंदर इसके ख़िलाफ़ उसमें मुरक्कबात हैं। इसी तरह कुछ और भी ऐसी चीज़ें जो एडिबल मटीरियल्स हैं, जिसके और इस पर ख़ासी तहक़ीक़ हो रही है हमारे ही इदारे में। हम इसको कल्चर कर रहे हैं, वायरस को लेबॉरेटरी के अंदर इसको ग्रो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं इसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं और इसकी ग्रोथ को, इसके फैलाव को रोकती हैं। इसमें हमने पैटेंट भी किए हैं, लोकल पैटेंट्स तो फाइल हो गए हैं, अमेरिका में भी पैटेंट दाखिल कर रखे हैं जो जल्द सामने आ जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन गर्म पानी पीने से ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इससे बच सकेंगे। फ़ायदा यकीनन हो सकता है, वॉश डाउन होगा, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप स्टीम लें या गर्म पानी लें तो उससे आप बेहतर हो सकेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि अब नेज़ल वैक्सीन, मतलब आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये वैक्सीन डेवलप हो गई हैं और इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कि आप स्प्रे नाक में कर देंगे तो छोटी सी स्प्रे की बॉटल होगी और उससे जो है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो ये नेज़ल वैक्सीन दुनिया के कई ममालिक में, अमेरिका, यूरोप और हिंदुस्तान में भी ये डेवलप हो रही है। डॉक्टर साहब, जो नेज़ल वैक्सीन है इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा कि क्या, किस तरह उसकी डोजेज कैसे डिसाइड की जाएगी, कितनी बार वो स्प्रे करना होगा, ज़रा ये भी थोड़ी तफसील बता दें अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है। जी, ये जो है अभी क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 3 में किया जा रहा है इसका, और ये बेसिकली इसके 2 दफ़ा आप स्क्वर्ट करेंगे अपने नाक के अंदर, तो आपको फिर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही इसका इफेक्ट होगा। उसी के अंदर वायरस भी होगा, उस वैक्सीन के अंदर कमज़ोर किया हुआ वायरस आपको इंजेक्शन के ज़रिए लगाने के बजाय आपको नाक के ज़रिए पहुँचेगा और वैक्सीन की तरह ही असर करेगा। तो ये जो है ये कई कंपनियां बना रही हैं और हमारा ख्याल है कि इस साल गर्मियों तक। डॉक्टर साहब जरा ये भी गाइड कर दीजिएगा कि ये जिस तरह दवाई का कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि किस तरह उसको एडमिनिस्टर किया जाए, या लाइक आप ओरल फॉर्म में ले रहे हैं या आप इंट्रावीनस रूट से ले रहे हैं, आप इंट्रामस्कुलर रूट से ले रहे हैं, तो अगर वो जो नेज़ल स्प्रेस की आप बात कर रहे हैं उस पर अगर तहकीक की जा रही है और वो आ रहा है मार्केट में, तो उसकी आपको क्या वजह समझ आती है कि इंजेक्शन के थ्रू और उसमें क्या फ़र्क होगा, या ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि उसको नेज़ल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बनाया जाए? उसकी वजह यह है कि ये बहुत आसानी से बन सकता है, बहुत बड़ी तादाद में बन सकता है, और अगर आप नेज़ल लेते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके लंग्स के ज़रिए फिर खून के अंदर ही शामिल होता है और खून के ज़रिए फिर जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर पहुंच जाता है। तो इस वजह से, और फिर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन का, और वो जो है बहुत महदूद प्रोडक्शन है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दूसरी किस्म के वैक्सीन ही है ये, लेकिन नेज़ल वैक्सीन कह सकते हैं। तो नाक के ज़रिए, अगर सांस के ज़रिए आप लेते हैं तो उसका भी वही असर होता है जो कि नॉर्मल आपके इंजेक्शन लगाने से वैक्सीन का असर होता है। तो इस पे ये कई ममालिक अब ये डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैंने अच्छा, इसकी एफिकेसी जो है डॉक्टर साहब, मैं ज़रा एफिकेसी बेसिकली समझना चाह रही थी कि इसकी एफिकेसी भी उतनी ही होगी फादिया जिस तरह इंजेक्शन की होगी? बिल्कुल, एफिकेसी वही है, क्योंकि वही वाला वायरस है, उसी तरीके से बनाया गया है, या उसी वायरस का टुकड़ा है, और उसका अगर डोज उतना ले रही है कि खून में उतना पहुंच जाए तो फिर उसकी एफिकेसी वही है जो कि एक इंजेक्शन के जरिए होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब हुकूमत को क्या पाबंदियां मजीद बढ़ाना पड़ेंगी, ये जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन है, और लोगों को मैं चाहती हूँ ज़रा आप आगाह कर दें यहाँ से थोड़ा, मतलब किसी की बात पे किसी को समझ आ जाती है कि किस हद तक ये ख़तरनाक हो चुके हैं। अभी भी बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे, बल्कि बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी मास्क पहन के हमें सांस नहीं आता है। तो उनको ज़रा समझा दें कि मास्क से जो सांस नहीं आता वो फिर भी चले, आ तो रहा है रुक रुक के, लेकिन खुदा ना खासा वायरस चला गया वहाँ तक, तो फिर कैसे सांस लेंगे आप? जो मास्क है वो तो बहुत ही अहम है, क्योंकि जब आप मास्क पहने होते हैं और जो दूसरे लोग आपके साथ कमरे में होते हैं वो भी मास्क पहने होते हैं, तो वो खांसते हैं या छींकते हैं या ज़ोर से बात करते हैं, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ज़र्रात जो निकलते हैं, वो फिर ज़्यादातर मास्क के अंदर जल्ब हो जाते हैं और हवा में बाहर फैलते नहीं हैं। इस वजह से आपका मास्क जो है वो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरे लोगों का मास्क जो है
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ठीक है। यू फॉर मी एंड मी फॉर यू वाला किस्सा है यहाँ पर। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मास्क पहने, लेकिन हुकूमत को मैं मशवरा ये दूंगा कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फौरी तौर पे लगानी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो अब फैल रहा है, अब देखें रोज़ाना तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख केसेस दुनिया में हो रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 2,70,000 केसेस, तकरीबन 1/3 दुनिया के केसेस की सिर्फ हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में ये जो डबल म्यूटेशन जो पाई गई है, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त पैरालाइज्ड है। और ये जो है, ये जो हमारे यहाँ इंडिया से विजिटर्स आ रहे हैं, या तो बॉर्डर के ज़रिए जो सिख यात्री आ रहे हैं, या फिर दूसरे रूट से, या फिर अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं जहाँ इंडियंस जाते हैं, या दुबई से आ रहे हैं जहाँ इंडियंस जाते हैं, तो ये वाला जो वायरस जो इंडिया में फैल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो कि बर्तानिया से आया है। सही। और इसको रोकना लाजमी है। तो इस अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी टाइप्स की बात की, मतलब ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है, मतलब अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, तो आम नाजरीन जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, जिनको नहीं पता कि वायरस जो है ये कैसे शक्ल चेंज करता है, कैसे म्यूटेशन करता है, तो मुझे उनको ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा। जो म्यूटेशन होती है, साथ ही मेरा एक सवाल वो भी आसान अल्फाज में समझा दीजिएगा। जिस तरह एंटीबायोटिक्स होती हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, मतलब आपने जब लेटेस्ट जनरेशन वाली ले ली तो पुरानी वाली आप पे उस तरह असर नहीं कर सकती है। तो इसमें जो काम हो रहा है वैक्सीनेशन की फॉर्म में, अद्वियात की फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी की शक्ल देख के या वो देखकर जो अभी उसका स्ट्रक्चर है वो देखकर काम हो रहा है, कल को अगर वो म्यूटेट करता है, अपनी शक्ल मजीद तब्दील करता है, तो क्या उस पर भी वो इफेक्टिव होगी वो वैक्सीनेशन या वैक्सीन या फिर वो जो दवा है? जी, ये जो है वायरस आपने देखा होगा कि एक फुटबॉल नुमा होता है जिसमें छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं। तो अंदर इसका जो आरएनए, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, वो समझे एक लंबा सा मोतियों का हार है। सही। और वो हार जो है उसमें 30,000 के लगभग मोती हैं। मोती यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं। और वो मोती जो हैं, वो मॉलिक्यूल जो हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं किसी किसी जगह पर। वो जहाँ जब ये बदलते हैं तो उसको कहते हैं कि ये इसने अब म्यूटेट हो गया, इसने अपनी साख्त तब्दील कर ली। और जैसे जैसे वो म्यूटेट होते हैं वैसे वैसे इसका जो बिहेवियर है, इसका जो अंदाज है फैलने का, वो भी तब्दील हो सकता है। खास तौर पे जो इस पे घुंडियां लगी होती हैं छोटी छोटी, उस पे खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत, जिसके जरिए ये खलियों में कुछ, खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे चाबी लगती है ताले के अंदर, इस तरह ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये उन रिसेप्टर्स के अंदर इसी तरह दाखिल होती हैं और फिर उसके अंदर घुसकर फिर ये इंसानी खलियों का जो मैकेनिज्म है मल्टीप्लिकेशन का, उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब जो आपने पूछा कि जो एफिकेसी की बात है, तो यकीनन जैसे जैसे ये म्यूटेट करेगा, वो वैक्सीन्स जिस शक्ल के लिए बनाई गई थी उसके लिए तो वो रिजल्ट, उसके लिए काफी हद तक तो उसके लिए कारआमद है। खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और दूसरी अशकाल के लिए भी एक हद तक किसी हद तक कह सकते हैं कि ठीक है कारआमद हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ब्रेक पे जाना है, इसी पे सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। जी सदीक। जी, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने देखा कि 13 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्तदा की थी, रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी पीपल्स पार्टी से कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। और उन्होंने कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी इस मामले को देखें। जो उन्होंने पीडीएम से इस्तीफे दिए हैं वो इस्तीफे वापस लें और हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आप जानती हैं कि किसी भी जो इस तरह की शख्सियात, पोलिटिकल शख्सियात होती हैं, पोलिटिकल लीडरशिप होती है या किसी इत्तेहाद के सरबराह होते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी उसकी तज़हीक, उसकी तौहीन ये है कि उसकी कही हुई बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए और उसको इस काबिल भी ना समझा जाए कि उसका जवाब दे दिया जाए। तो मौलाना फजल रहमान की उस दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, मुकम्मल तौर पर उसको इग्नोर किया। अब फजल रहमान साहब और नून लीग ये सोच रहे हैं कि एक वफद जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भेजा जाए, लेकिन उस वफद में नून लीग के लोग शामिल नहीं होंगे क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ज़्यादा बरहम जो है वो नून लीग पर है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि एक वफद भेजा जाए पीपल्स पार्टी के पास और किसी तरह से पीपल्स पार्टी को किसी न किसी तरह से ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जो कि नहीं आएगी इनके साथ, अब मसला ये है
कि जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, जो बड़े बड़े इन्होंने अवाम के साथ वादे किए थे, जो इन्होंने कस्में खाई थी, जो इन्होंने इसको जिहाद करार दिया था, मसला यह है कि ईद के बाद ये कौन सा बहाना बनाएंगे। अभी तो चलें इनके पास अच्छा बहाना है कि माह रमज़ान है, रोज़े हैं, लोग रोज़े रख लें, क्या लोगों को बाहर निकालें, क्या लॉन्ग मार्च करें, पॉलिटिकल भी चीज़ें उस तरह से नहीं है। लेकिन ईद के बाद इनसे यही सवाल हो रहा होगा कि कहाँ हैं इस्तीफे, कहाँ है लॉन्ग मार्च, कब आप असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, कब इस हुकूमत को घर भेज रहे हैं। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी को किसी तरह से किसी एक एजेंडे के ऊपर ऑन बोर्ड लें, जो कि मुमकिन नहीं है। दूसरा मामला आपको पता है कि मुसलसल चल रहा है, वो है जहांगीर तरीन साहब का मामला। आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, आज जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर पर मेंबरान असम्बली को बुलाया हुआ था, लेकिन आज वो अफ्तार डिनर जो है वो कैंसिल किया गया, मुलतवी किया गया। और उसकी वजह यह है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि हर रोज़ तकरीबन अपनी एक पॉलिटिकल जो उनकी टीम है उसके साथ वो बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि हमें इस मौके पर जहांगीर तरीन का ये जो चैप्टर है इसको किसी तरह से क्लोज करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आगे बजट आ रहे हैं, कौमी असम्बली में भी, जो इसी तरह सूबाई असम्बली में भी, और अब हमारा फोकस जो है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि हम डिलीवर जो हम कर रहे हैं, जो हमारी चीज़ें जो आउटपुट आना शुरू हो गया हमारी चीज़ों का, उसको हम हाईलाइट करें, हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करें, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी जो चीज़ें हैं उनको जो है वो कूल डाउन करें। और फोकस जो होना चाहिए हमारा वो हमारी डिलीवरी के ऊपर, हमारी गवर्नेंस के ऊपर, और जो चीज़ें हम डिलीवर कर रहे हैं उसको प्रोपिगेट करने पर, उसके ऊपर आवाम को आगाह करने के लिए। और इसी दौरान एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई जब FIA ने यह एतराफ़ किया कि JDW जो है वो कोई फेक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और अब कोशिश की जा रही है कि जो बैंकिंग कोर्ट है उससे केस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी अदालत में। इस चीज़ का भी जहांगीर तरीन को फ़ायदा हुआ, और साथ ही जो उनकी हिकमत अमली थी, जो उन्होंने मजबूर होकर अपनाई कि उन्होंने अरकान असम्बली को अपने साथ मिलाया, मुलाकातें शुरू की, और साथ ही उन्होंने दौरे शुरू किए, उन्होंने मुलाकातें शुरू की, उन्होंने आना जाना शुरू किया। तो ये जो उनकी सियासी मूव थी, हम कह सकते हैं कि ये तीर उनका ठीक जाकर निशाने पर लगा। उसकी वजह यह है कि ये जो तीनों FIRs हैं, ये जो तीनों केसेस हैं, इनका शुगर कमीशन से कोई तल्लुक नहीं है, इनका चीनी की कीमतों से कोई तल्लुक नहीं है। और आप मुसलसल ये देख रही हैं कि वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, जो हर चौथे दिन हमें आगे बताते हैं कि छोटा माफिया पकड़ा गया है, दरमियाना माफिया पकड़ा गया है, बड़ा जो है माफिया पकड़ा गया है, सारे माफियाज पकड़े गए हैं। और अब आप देखें चीनी की कीमत कम होगी, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है और कोई उसमें कमी नहीं आई। 1 साल हो गया है, हमें कोई 75 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि सारे माफियाज पकड़े गए हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक शहजाद अकबर साहब चीनी की कीमत कम नहीं कर सके। ना सिर्फ ये नहीं कर सके बल्कि उनके इक़दाम की वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसीलिए चीज़ें जो है फिल वक्त बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन जाहिर है जब चीज़ें बेहतरी की तरफ PTI की जाने लगती हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं, तो वहीं पे जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एक नया मामला निकाल कर ले आते हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ लोगों ने, आखिरी बात मैं करता चलूँ, कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो तहरीक लब्बैक के मामलात है इसके पीछे भी जहांगीर तरीन है। ये जब सूरत हाल होगी तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि चीज़ें किस तरह बेहतर होंगी। ठीक है, लेकिन लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। और साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। लेकिन जाने से पहले अल्लामा इकबाल की याद में देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।